मैं जानती हूँ तुम सो नहीं रहे, उठ जाओ अब। शक्ति भी ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए चुपचाप उठकर बैठ गया। सिद्धि उसके करीब बैठकर बोली, पूछ सकती हूँ अभी जो कुछ देर पहले तुमने किया वो सब क्या था? शक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धि ने फिर कहा, मुझे तुम्हारी खामोशी नहीं जवाब चाहिए। जो चीजें मुझे नहीं पसंद वो चीजें मुझे क्यों दी जाती हैं? तुमने जिंदगी देखी नहीं, जो चीजें हमें नहीं पसंद अक्सर वही चीजें मिलती हैं। तुम्हें जो हरकत नीचे की वो बिल्कुल गलत थी, खासकर मेहमानों के सामने। उन्हें क्या बताना चाहते थे कि तुमसे ज्यादा गुस्सा किसी को नहीं आता? इससे क्या तुम अच्छे बच्चे साबित हो जाओगे? मैंने अच्छा बनने के लिए ये सब नहीं किया, बस गुस्सा आ गया इसलिए किया, शक्ति ने कहा तो सिद्धि शांत हो गई। इस बात को लेकर वो और बहस नहीं करना चाहती थी। उसने कुछ देर रुककर कहा, तुमने जो किया बिल्कुल गलत था। मैं नहीं चाहूंगी तुम आगे ऐसा कुछ भी करो। कल सुबह तुम मौसा जी और मौसी सबसे सॉरी बोलोगे। चलो अब खाना खा लो। सिद्धि ने खाने की प्लेट उठाई और अपने हाथों से उसे खिलाया। शक्ति ने आगे कुछ भी नहीं कहा। दूसरी तरफ पार्टी अभी भी चल रही थी। स्वरा भी सो चुकी थी, इसलिए लावण्या उसे माहिरा के पास ले आई। मेहमानों को हम संभाल लेंगे, तुम और आनंद जाओ। स्वरा भी सो गई हैं। मैं बस आनंद को ही ढूंढ रही थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माहिरा ने कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। लावण्या में बोल आनंद को ढूंढने चली गई। माहिरा स्वरा को लेकर अपने कमरे में चली आई। उसने संभालकर उसे बेड पर लिटाया और अपना फोन लेकर बालकनी में चली गई। उसने एक नंबर डायल किया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ सिद्धि ने कॉल रिसीव किया। लगता है तुम्हें फुर्सत मिल गई। हाँ, अब जाकर मिली हैं। पता है माँ ने इसकी जन्मदिन की कितनी शानदार पार्टी रखी थी। अभी अभी फ्री हुई हूँ। माहिरा का जवाब सुनकर सिद्धि बोली, ये तो दादी का प्यार है अपनी पोती केवल लिए। हम सबकी तरफ से स्वरा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। कहाँ है वो इस वक्त? वो अभी रही है, इसलिए पार्टी से निकलकर चली आई। आपको मिस कर रही थी तो सोचा आपको कॉल कर लूं। शक्ति कैसा है? वो भी कम शैतान नहीं है। अभी अभी खाना खाकर सोने गया है। मैं तो बस उसके गुस्से से परेशान हो चुकी हूँ। सिद्धि की बातें सुनकर माहिरा को हंसी आ गई। दी रिलैक्स, मैंने बताया था न आपको 6 से 8 साल की उम्र में बच्चों में हार्मोन का उछाल आता है जिसे एड्रेनार्चे कहा जाता है। इस दौरान बच्चों की भावनाएं बढ़ सकती हैं। ऊपर से जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं। ऐसे में उसे रिस्पोंसिबल मत ठहराइए, बल्कि आपको उसे हैंडल करने का तरीका खोजना है। गुस्से से बातें मनवाने से अच्छा है प्यार से बात कीजिए। शक्ति हम उम्र बच्चों से काफी ज्यादा समझदार हैं। उसे कोई बड़ा बैठकर सही तरीके से गाइड करता है या समझाता है तो वो चीजों को अच्छे से समझता है। सिद्धि एक गहरी सांस भरकर बोली, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मैं भी कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। आगे से ख्याल रखूंगी। आप खुद पर ब्लेम मत डालिए। सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आपसे बेटर कोई नहीं जानता। माहिरा की इस बात पर सिद्धि मुस्कुरा दी। अच्छा चलो, मुझे मक्खन मत लगाओ। रात बहुत हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ। अपनी बात पूरी कर सिद्धि ने कॉल कट कर दिया। माहिरा ने फोन नीचे रखा तो आनंद उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। किससे बात कर रही थी? दी से बात कर रही थी। अजीब सिचुएशन है, उनसे किसी के सामने बात नहीं कर सकती, हमेशा छिपकर बातें करनी पड़ती हैं। यही उसके लिए सही है। माहिरा किस्मत की वजह से वो उस हादसे से बच गई। जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत थी वो कैद। वो उस कैद से आज़ाद रहे, इसलिए इस शहर सच को छिपाना बहुत जरूरी था। उसने मना किया था हमें कि हम दोनों में बात किसी को नहीं बताएंगे। मुझे उम्मीद है जिस तरह तुमने आज तक उसकी बात का मान बनाए रखा, आगे भी बनाओगी। आनंद, मैं हमेशा वो फैसला लूंगी जो मेरी दी के हक में अच्छा होगा। आप काम से वक्त निकालिए, नदी से मिलकर आएंगे। माहिरा ने उसे मनाते हुए कहा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, आनंद ने कहा तो माहिरा मुस्कुराकर उसके गले लग गई। सुबह का वक्त ऑस्ट्रेलिया। क्रिश इस वक्त होटल के बाहर खड़ा था। अंदर जाने के लिए थोड़ी तैयारी कर रहा था।
अंदर जाकर मैं उससे क्या कहूँगा, वैसे भी वो गलत बहुत जल्दी समझ लेती हैं। अंदर गया तो कहीं ये न कहे कि मैं उसका पीछा कर रहा था, जबकि मैं तो बस मिलने आया हूँ। क्रिश कई तरीके ढूंढ रहा था, आखिर अंदर जाकर अमायरा से क्या बात करेगा। फाइनली हिम्मत कर वो यहाँ चला आया। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, कैन यू टेल मी इन विच रूम मिस अमायरा अवस्थी इज स्टेइंग? सॉरी सर, बट शी इज नॉट हियर, शी हैज चेक्ड आउट। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया। ये सुनते क्रिश का चेहरा उतर गया। चेक्ड आउट बट व्हेन 2 days अगो? वो ऐसे कैसे जा सकती है बिना कोई मैसेज दिया? मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि लो जाने वाली हैं। क्रिश ने रिसेप्शनिस्ट की ओर देखकर पूछा, कैन यू गिव मी हर फोन नंबर और एड्रेस? डू यू नो वेयर शी हैज गॉन? सॉरी सर, वी डू नॉट गिव पर्सनल डिटेल्स ऑफ गेस्ट्स, वी डू नॉट नो वेयर दे आर। क्रिश बहुत उदास हो गया। वो तो अमायरा से बात करने आया था, लेकिन उसे क्या मालूम था यहाँ आकर पता चलेगा कि वो गायब हो चुकी हैं। क्रिश होटल से बाहर निकल गया। उसने गुस्सा अपनी कार पर उतारा। मैंने ही आने में देर कर दी, सब मेरी गलती है। सुबह का वक्त, मल्होत्रा विला। इशिता नाश्ते की टेबल परेशान सबके लिए नाश्ता लगवा रही थी। ज्योति उसके पास आकर बोली, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है इशिता? तुम रो रही थी क्या? नहीं मॉम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भला मैं क्यों रोऊंगी? इशिता ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट बिखेरी। ज्योति ने कहा, मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे सच को छिपाना मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, बताओ क्या बात है? इशिता इस बार चुप हो गई। ज्योति ने उसके हाथ से टेबल मेट लेकर नीचे रखा और उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर घुमाया। मुझे कुछ मत छुपाओ, जो मन है बोलकर मन हल्का कर लो। माँ, आप तेजस को समझाती क्यों नहीं? मेरी एक नहीं मानते वो। मैंने आज का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। मेरी एक नहीं सुनते। ये सब सुनकर ज्योति ने नजरें नीची कर ली। उनकी चुप्पी के पीछे भी एक अर्थ छिपा था। ज्योति ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बात करूंगी उससे। इतना कहकर ज्योति वहां से चली गई। इशिता को राहत मिली, ये सोचकर कि कोई तो तेजस से बात करेगा। ज्योति कुछ दूर चली ही थी कि तभी नंदिता को देखकर रुक गई। उन्होंने भी इशिता की बातें सुनी। ज्योति उनके बगल से होकर चली गई। नंदिता भी उनके पीछे चली आई। ज्योति को रोते देख नंदिनी बोली, ज्योति संभालो खुद को, नहीं संभाला जाता भाभी। सारे दुख हमारे ही बच्चों के नसीब में क्यों? शिव के साथ इतना गलत हुआ, वो हमसे दूर हो गया। इशिता और तेजस भी अपनी जिंदगी के खालीपन के बोझ को उठा नहीं पा रहे। ज्योति रो रही थी। नंदिता उनके बगल में आकर खड़ी हो गई। किस्मत के सामने तो मैं भी हार गई ज्योति। 5 साल पहले हुए हादसे ने हम सबको तोड़कर रख दिया। इशिता की प्रेगनेंसी बहु कॉम्प्लिकेटेड थी। माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। डिलीवरी भी 7 महीने में हो गई। बच्चे को 1 महीने तक में रखा गया। सब आस लगाए बैठे थे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। इशिता इस बात को भूल नहीं पा रही हैं भाभी। तेजस कह रहा था वो हर वक्त बच्चे के लिए जिद करती हैं। डॉक्टर्स साफ साफ कह चुके हैं अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। इशिता इस बात को मानने को तैयार नहीं। ज्योति की बात सुन नंदिनी ने कहा, जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उसे समझाएं। कैसे समझाए गए भाभी? उसकी बातें सुनकर मैं खुद कुछ नहीं कह पाती। वो कहती हैं अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उन्हें एक न एक दिन अच्छी खबर जरूर मिलेगी। उसके विश्वास के आगे मैं खामोश हो जाती हूँ। ज्योति, क्यों न हम तेजस से कहे वो लोग किसी बच्चे को एडोप्ट कर ले, कम से कम उनकी जिंदगी का खालीपन तो भर जाएगा। नंदिता का सुझाव ज्योति को भी नहीं अच्छा लगा। आपकी बातों भी ठीक हैं, इशिता को तेजस ही समझा सकता है। शाम का वक्त, गार्डन। शक्ति अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। इसी बीच बॉल लुढ़कते हुए बैच के पास जा पहुंचा। वहां एक आदमी भी बैठा हुआ था। शक्ति ने आवाज दी, हेलो अंकल, क्या आप हमारी बॉल पास करेंगे? उस आदमी ने न तो उसकी ओर देखा और न ही उसे कोई जवाब दिया। वो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। शक्ति को अजीब लगा, वो उस आदमी से बात कर रहा है और उस आदमी ने पलटकर कोई जवाब ही नहीं दिया।
शक्ति के दोस्तों ने कहा, शक्ति जाओ जल्दी से बॉल लेकर आओ। शक्ति बॉल देने पहुंचा। उसने बॉल उठाई और उस आदमी को देखा। लंबे बाल, बधी हुई दाढ़ी, उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे नाच रही थी जैसे वो कितना बड़ा एक्सपर्ट हो। उस आदमी से वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। पास ही उसका बैग और कॉफी मग रखा था। उसकी पर्सनैलिटी को देखकर उसे अट्रैक्टिव कहा जा सकता था। ये शख्स कोई और नहीं, शिव था। शक्ति ने उसके कंधे पर उंगली की। इस बात का आभास होते ही शिव ने अपना चेहरा उठाया। पल भर के लिए उन दोनों की ही नजरों एक दूसरे पर जमी रही, मानो खुद का प्रतिबिंब देख रहे हो। शक्ति ने कहा, कांट यू हियर मी, कैन यू हियर माई वॉइस। शिव ने दोनों कान से ब्लूटूथ निकाला। पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे हो? ऑफकोर्स मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने मेरी बॉल पास क्यों नहीं की? जानते हैं मेरा कितना टाइम वेस्ट हो गया? शक्ति ने कहा। शिव ने उसके हाथ में फुटबॉल देखा और फिर सामने उसके दोस्तों को इंतजार करता हुआ पाया। शिव अपने हाथ बांधकर बोला, फुटबॉल खेल रहे हो? पता है इस गेम में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। बॉल तुम्हारा है, उसे लाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। तुमने अपना टाइम खुद वेस्ट किया है, मैंने नहीं। शिव ने बड़े ही अक्ल के साथ कहा। प्यार से बातें करना तो शक्ति को भी नहीं आता था। कहते हैं न ईंट का जवाब पत्थर से देना। शक्ति ने कहा, ओ तो आप कहना चाहते हैं मैं एक्टिव नहीं हूँ? कम प्ले विद अस, ये प्रूफ हो जाएगा हम दोनों में से एक्टिव कौन है। तुम अपने दोस्तों के पास जाओ। मैं बच्चों के साथ फुटबॉल नहीं खेलता, शिव ने कहा। शक्ति ने एक गहरी सांस छोड़ी। आप इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि आपको हारने का डर है। आपने तो खेलने से पहले ही हार मान ली। इतना कहकर शक्ति वहां से चला गया। शिव की आंखें छोटी हो गई। ये समझता क्या है खुद को मैं, और इससे डरूंगा? इम्पॉसिबल। शिव ने अपना लैपटॉप बंद कर बेंच पर रखा और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए आगे बढ़ गया। शक्ति ने फुटबॉल पकड़ा हुआ था। इससे पहले वो बॉल पास करता, उसके दोस्तों ने उसे पीछे देखने के लिए कहा। शक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। शिवराज उससे कुछ दूरी पर ही खड़ा था। शिव बोला, चलो खेलते हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए हम में से कौन सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि तुम एक छोटे बच्चे हो। शक्ति ने होठों को तिरछा मोड़ा। गेम शुरू हो चुका था। पहले ही राउंड में वो शिव को चकमा देते हुए उसके पैरों के बीच से निकल गया। शिव देखता भी रह गया। बच्चों ने पहला गोल कर लिया था। शिव ने अपनी गर्दन न में हिलाई। इस बात में भी शक नहीं था, अब उसकी उम्र बढ़ रही थी। खेलों से लंबे समय से वो दूर था, इसलिए उसके लिए खेलना आसान नहीं था। बच्चों की चालाकी के आगे बड़े के नियम काम नहीं आते। सबने मिलकर उसे बहुत थकाया। अंकल, लगता है आपका स्टेमिना खत्म हो गया, शक्ति ने उसे उकसाने के लिए कहा। इस बार शिव ने अच्छा गोल किया। बच्चों के साथ खेलते हुए वो एक पल के लिए फूल गया। उन दोनों के बीच कितना फासला है और उसके गेम के आगे बच्चे जीत नहीं पाएंगे। शक्ति का चेहरा भी पहले से ज्यादा परेशान लग रहा था। शिव के लिए बस इतना ही काफी था। उसने आगे गेम में ढिलाई बरती। जब शक्ति की जीत हुई तो सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। शिव काफी थक गया था। वो वापस से बेंच पर आकर बैठ गया। सारे बच्चे बहुत खुश लग रहे थे और ये सब देखकर उसे भी अंदर से अच्छा महसूस हुआ। शक्ति अपने दोस्तों के पास नहीं रुका। वो शिव के पास आकर बैठ गया। शिव ने कहा, तुम जीत गए। इनाम में मुझसे जो चाहे वो मांग सकते हो। मैं जानता हूँ आपसे जीतना आसान नहीं था। आपने जानबूझकर मुझे जिताया है। शक्ति की बातें सुन शिव को हैरानी हुई। इतने छोटे से बच्चे ने इतनी गहरी बात पकड़ ली। शिव उससे काफी अट्रैक्ट हुआ। इस बात ने उसे मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दिया। बड़े लंबे वक्त बाद उसके होठों पर मुस्कुराहट आई थी। शिव ने एक गहरी सांस भरकर कहा, तुम बहुत अच्छा खेलते हैं। तुम में इतना पोटेंशियल है, सही गाइडेंस मिले तो बहुत अच्छा करोगे आगे चलकर। मुझे स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं पसंद। आई लव शूटिंग, शक्ति ने कहा तो शिव बोला, तुम्हें शूटिंग पसंद है? उसके लिए बहुत पावर की जरूरत है। माइंड स्टेबल करना पड़ता है और डेली प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। आपको इतना सब कैसे मालूम? आपको भी शूटिंग पसंद है?
शक्ति ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। शिव ने सामने देखते हुए कहा, हाँ पसंद हैं, बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये मेरा काम भी है। ये आपका काम है पर कैसे? शक्ति के इस सवाल पर शिव बोला, तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम और बच्चों की तरह डिमांड नहीं करते। तुम्हें इन वेपन में इंटरेस्ट क्यों है? शक्ति ने अपने कंधे उचकाए। आई डोंट नो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। आप बताइए न, आपने कहा ये आपका काम है। क्या काम है आपका? मेरी कंपनी गन और दूसरे तरीके के वेपन बनाती है, इसलिए ये मेरा काम है। शक्ति को शिव से बातें करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना हाथ शिव की ओर बढ़ाकर कहा, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? शिव उसके हाथ की ओर देख रहा था। बच्चों में इतनी दिलचस्पी उसने कभी नहीं ली। शक्ति के लिए एक अलग ही फीलिंग्स उभरकर आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर शक्ति से हाथ मिलाया। हम दोनों दोस्त कैसे बन सकते हैं? शक्ति ने बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में कहा, मैं सबको दोस्त नहीं बनाता। यू आर लकी, मैं आपका दोस्त हूँ। शिव उसकी बातें सुन खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। वो अपनी बड़ाई कुछ ज्यादा ही करता था। आई लाइक योर स्टाइल, शिव ने कहा, लेकिन मुझे आपका ये बियर्ड अच्छा नहीं लग रहा। यू लुक डेंजरस। शक्ति ने जब ये बात कही तो शिव अपने गालों को छुआ। शक्ति उठते हुए बोला, मुझे अब घर जाना है। देर से जाऊंगा तो मॉम गुस्सा करेगी। ये बोल शक्ति वहां से चला गया। शिव ने अपने फोन में कैमरा ऑन किया और अपने चेहरे को देखा। एक लंबे वक्त से उसने अपने लुक पर धमाल नहीं दिया था, लेकिन शक्ति की बातें सुनकर उसे भी अपना चेहरा थोड़ा अजीब लगने लगा। रात का वक्त, अमायरा का घर। अमायरा इस वक्त अपने कमरे में थी। वक्त ही नहीं मिला ताकि अपना बैग अनपैक कर सके। कपड़े निकालते वक्त उसे कोट मिला। ये दोनों ही कोट उसे क्रिश की याद दिला गया। उसके साथ बिताए पलों को याद कर अमायरा मुस्कुराने लगी। मुझे नहीं मालूम था किसी से मिलने के बाद मैं चोर बन जाऊंगी। मुझे इन्हें वापस कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। पता नहीं क्यों इन्हें खुद से दूर करने का मन ही नहीं किया। अमायरा ने क्रिश का कोट पहन लिया और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था? ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे फ्लर्ट करना होता तो वो मेरी इतनी मदद नहीं करता। मैंने ही उसे गलत समझा। उसने कभी मुझसे मेरा फ़ोन नंबर नहीं मांगा। शायद वो मेरे लिए सीरियस नहीं था। मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ उसके लिए। ये सब सोचकर अमायरा उदास हो गई। उसने कोट उतारकर बेड पर रख दिया और नीचे चली आई। संजय हॉल में सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। अमायरा ने उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। भैया, आप बहुत बोरिंग हो। कभी तो इस बोरियत भरी जिंदगी में बाहर निकलिए। संजय ने चेहरा घुमाकर अमायरा की ओर देखा। मैं बोरिंग हूँ? वो कैसे? किताब पढ़ने से कोई बोरिंग हो जाता है क्या? अमायरा आगे चली आई और पिलो गोद में रखकर सोफे पर बैठ गई। किताब पढ़ने से कोई बोरिंग नहीं लगता। आपकी हरकतें आपको बोरिंग बनाती हैं। भैया, मुझे भी भाभी चाहिए और आपको भी एक पार्टनर की जरूरत है जो आपकी जिंदगी में रंग भर सके। संजय उसकी बातों पर मुस्कुरा लिया। मेरे पासवर्ड तुम हो न मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए। मुझे किसी और की क्या जरूरत? प्लीज भैया, बातें मत बदलिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कुछ न समझूं। अच्छे से जानती हूँ आप सिद्धि जी को पसंद करते हैं, उन्हें चाहते हैं, बस कहने से डरते हैं। संजय ने वापस से अपनी नजरें बुक पर कर ली और उसकी बात झुठलाते हुए बोला, कुछ भी मत बोलो। वो मेरी कुलीग हैं और बहुत अच्छी दोस्त भी। ज्यादा कुछ मत सोचो। अमायरा ने उसके हाथ से बुक छीनकर टेबल पर रख दिया। मुझे बेवकूफ मत बनाइए, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। भैया, आपका ये चेहरा मेरे लिए आईने की तरह है। मैं जानती हूँ आप उन्हें कितने समय से पसंद करते हैं। भैया, आपने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है। मैं आपको आपकी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ। देखिए और देरी मत कीजिए। सिद्धि जी से अपने प्यार का इजहार कीजिए और उनसे शादी कर लीजिए। संजय अमायरा को ज्यादा देर टाल नहीं सका। तुम बहुत शैतान हो। सिर्फ मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। सिद्धि से कहने से इसलिए डरता हूँ कहीं वो मुझे गलत न समझ ले और मैं उसकी दोस्ती भी न खो दूँ। भैया, आपको कौन इनकार कर सकता है? आपने तो खेल खेलने से पहले ही सोच लिया आप हार जाएंगे। थोड़ा पॉजिटिव सोचिए।
क्या पता उन्हें भी इंतजार हो, आप आगे बढ़कर उन्हें दिल की बात बताएं। आपकी फैमिली बन जाएगी। सोचिए न, शक्ति को भी उसके पापा मिल जाएंगे। तुम बहुत शैतान हो। तुम्हें मेरी फैमिली की पड़ी है। पता है मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं चाहता हूँ तुम्हें अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो हमेशा तुम्हें खुश रखे, मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। अमायरा ने संजय की बांह पकड़ अपना सिर उसके कंधे से टिका लिया। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। खबरदार, जो आपने मुझे खुद से दूर किया तो। संजय उसकी बातों पर मुस्कुरा दिया। अगला दिन सुबह का वक्त। सिद्धि बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी। वही अनिकेत भी कॉलेज जाने के लिए रेडी थी। कृतिका अंदर आते हुए बोली, आज आप जल्दी जा रहे हैं? बच्चों के एग्जाम नजदीक हैं, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही हैं। अनिकेत ने जवाब दिया। मुझे ने आपसे कुछ पूछना था। कृतिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। क्या पूछना है, पूछो। आपको संजय कैसे लगते हैं? कृतिका के इस सवाल पर अनिकेत ने नासमझी से उसे देखा। क्या मतलब? हम काफी वक्त से उन्हें जानते हैं। शक्ति भी उनसे कितना अटैच हैं। लगता ही हो उनकी फैमिली हमसे अलग है। वो जब भी सिद्धि को देखते हैं तो उनकी आंखों में उसके लिए प्यार नजर आता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कृतिका, मुझे लगता है तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। सिद्धि को अपनी जिंदगी में आगे क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये सब उसकी जिंदगी का फैसला है। हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपकी बात समझ रही हूँ। मैं बस अपनी राय दे रही थी। अगर सिद्धि फिर से अपना घर बसा लेगी तो कितना अच्छा होगा। मैं जानती हूँ उसने कभी अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, लेकिन शक्ति के लिए तो वो कुछ सोच सकती हैं। अकेली सारी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। शक्ति को पिता का प्यार भी तो चाहिए। कृतिका की बातें सुन अनिकेत ने कहा, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन सब कुछ सिद्धि की मर्जी पर डिपेंड करता है। फिलहाल मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। तुम भी ज्यादा मत सोचो। अनिकेत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वहां से चले गए। कृतिका अपने आप से बोली, मैंने उसे हर रोज तड़पते देखा है। वो हर काम करूंगी जिससे वो खुश रहे। सिद्धि शक्ति और वैदेही को स्कूल बस तक छोड़ने गई। दोनों अपना ध्यान रखना और टाइम पर लंच कर लेना। वैदेही ने सिद्धि को नीचे झुकने के लिए कहा। वो जब नीचे झुकी तो वैदेही उसके गालों पर किस करके भाग गई। सिद्धि उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दी। वैदेही शक्ति के साथ उसके बगल वाली सीट पर बस में बैठी थी। शक्ति कल शिव से हुई मुलाकात के बारे में सोच रहा था। कोई ऐसा इंसान जिससे बात करके बहुत अच्छा लगा हो। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट भी थी। वैदेही उसके चेहरे की तरफ झांकते हुए बोली, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? शक्ति ने नमे गर्दन हिला दी। किसी बात पर नहीं, झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखी। मुझे भी बताओ न, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे थे? वैदेही ने जोर दिया तो शक्ति बोला, ये सीक्रेट है। तुम तो मुझे सारे सीक्रेट बताते हो न, फिर ये वाला सीक्रेट क्यों नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। ये बोल शक्ति बाहर की ओर देखने लगा। शिव अभी अभी सोकर उठा था। उसने ब्रश पर टूथपेस्ट लगाया और आईने में खुद को देखा। अगले ही पल उसे शक्ति की कही हुई बातें याद आई। शिव ने अपने गालों को छुआ। कुछ देर बाद वो नहाकर कमरे में लौट आया। फोन कब से बजे जा रहा था। शिव ने कॉल रिसीव करते हुए कहा, बोलो क्या न्यूज है? चीफ क्लाइंट ने 10 बजे का टाइम दिया है। मैंने आपको एड्रेस मैसेज कर दिया है, आप बाद में वहां पहुंच जाइएगा। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। और सुनो, इंडोनेशिया वाली कंपनी में कुछ क्राइसिस चल रही हैं। तुम एक टीम बनाकर उन लोगों को वहां भेजो। जो भी बातें हो सीधा मुझसे डिस्कस की जाएगी। ओके चीफ, मैं ख्याल रखूंगा। इतना कहकर एवांश ने कॉल कट कर दिया। फोन रखते ही उसने एक गहरी सांस भरी। चीफ की दिल तो अब सख्त पत्थर का बन गया है कि बात का असर ही नहीं होता। एवांश को बाहर से कुछ गिरने की आवाज आई। वो भागता हुआ कमरे से बाहर निकला और नीचे चला आया। आवाज किचन से आ रही थी। एवांश दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। अंदर एक लड़की कुकिंग कर रही थी। उसने ब्लैक कलर की लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी। बालों का जूड़ा बनाया हुआ था। एवांश उसे देख मुस्कुरा दिया। उसने पीछे से जाकर उस लड़की को बाहों में भर लिया।
तुम कब आई? कल रात ही आ गई थी, लेकिन तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। ये कहते हुए वो लड़की पीछे पलटी। वो कोई और नहीं जेनिका थी। जेनिका ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। कल रात तुमने ड्रिंक की थी? सच सच बताना, पब गए थे? कम ऑन, तुम्हारे बिना कहीं जाने का मन नहीं करता। ड्रिंक की थी मैंने, लेकिन घर पर की थी। इवांश ने अपनी सफाई पेश की, तभी जेनिका ने कसकर उसके गाल और को पिंच किया। आजकल बहुत झूठ बोलना सीख गए हो। तुम कल रात पब गए थे। रात को तुमने वही कपड़े पहने थे जो बाहर जाते वक्त पहनते हो। घर पर ड्रिंक करते समय तुम घर के कपड़े पहनते हो। आह, दर्द हो रहा हो, छोड़ो भी। इवांश ने मुश्किल से खुद को छुड़ाया। तुम इतना डीप एनालाइज कैसे कर लेती हो? पिछले 4 सालों से हम लिविंग में हैं। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हो गई हूँ, जेनिका ने कहा। तो इवांश बोला, तुमने तो कहा था गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी। तुम्हारी हरकतें तो बीवियों की तरह हैं। अच्छा, इतना बुरा लग रहा है? भूल गए, मैंने एक और बात कही थी। अगर मेरी शर्तें मंजूर ना हो तो जब मर्जी वापस जा सकते हो। जाना है तो जाओ, अपनी बात पूरी कर। जेनिका अपने काम पर लग गई। इवांश मन में बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही चिढ़ गई। इवांश आगे बढ़कर बोला, तुम थक गई होगी, जाकर रेस्ट करो न, मैं कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है, हाथ भी मत लगाना। इवांश ने फिर से कोशिश की तो जेनिका ने उसके हाथ पर मारा और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने किचन से बाहर निकलना ही ठीक समझा। दोपहर का वक्त सिद्धि का कैबिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सिद्धि ने अंदर आने को कहा। रोशनी और विनीत एक साथ अंदर आए। सिद्धि ने उन दोनों की ओर देखा। तुम दोनों एक साथ? क्या बात है? वो एक्चुअली सिद्धि, हमें आज जल्दी छुट्टी चाहिए थी, रोशनी ने हिचकिचाते हुए पूछा, जिस पर सिद्धि ने सवाल किया, जल्दी छुट्टी? कोई इमरजेंसी है क्या? नहीं नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं। वो क्या है कि हमें? कहते कहते रोशनी रुक गई। विनीत ने आगे कहा, हमें डेट पर जाना है। उसने इतनी जल्दबाजी में कहा कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। सिद्धि पेपर्स नीचे रखते हुए बोली, ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। ऑल राइट, परमिशन ग्रांटेड। रोशनी और विनीत दोनों ने उसे एक साथ थैंक यू कहा। वो दोनों कैबिन से बाहर निकल गई। सिद्धि केवल चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। यहाँ काम करने वाले लोग बिल्कुल किसी फैमिली की तरह थे। सिद्धि का फोन बज रहा था। संजय का कॉल देखकर उसने रिसीव कर लिया। हेलो सर, बताइए। सिद्धि, रेडी हो जाओ विद इन 15 मिनट। हमें मीटिंग के लिए निकलना है। जी मैं रेडी हूँ, सिद्धि ने कहा। संजय फोन पर बात करते हुए अपने कैबिन से बाहर निकल गया। वही सिद्धि ने भी जरूरी फाइलों को समेटा। संजय गाड़ी के पास आकर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। सिद्धि उसी की ओर बढ़ रही थी। संजय ने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। सिद्धि थैंक यू बोलकर अंदर बैठ गई। दोनों ही वहां से निकल गया। वेटर शिव को लेकर एक रूम में पहुंचा। रेस्टोरेंट का छोटा सा कैबिन था। शिव ने चेयर पीछे की ओर खिसकाया और उस पर बैठ गया। वेटर ने पूछा, सर कुछ खाने के लिए लाओ? फिलहाल जरूरत नहीं है। तुम यहाँ एक गिलास पानी रख दो। कुछ भी ऑर्डर देना होगा तो वो मैं बाद में दूंगा। शिव की बात सुन वेटर वहां से चला गया। ठीक उसके बगल वाले कैसा में सिद्धि और संजय आकर बैठे। वहां एक लेडी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। सिद्धि और संजय दोनों ने उसे ग्रीट किया। सिद्धि ने फाइल संजय की ओर बढ़ा दी। मीटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी और सिद्धि उसे असिस्ट कर रही थी। शिव से मिलने जब क्लाइंट पहुंचे तो वो उठ खड़ा हुआ। दोनों ने हाथ मिलाया। मिस्टर अय्यर, खुशी हुई पान से मिलकर। हमको भी बहुत खुशी हुई। हम सुना मिस्टर मल्होत्रा आपका काम एकदम परफेक्ट, इसलिए हम यहाँ आया। आपके साथ काम करके हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। मिस्टर काफी खुश नजर आ रही थे। सिद्धि और शिव के दरमियान एक लकड़ी की दीवार का फासला था। नजदीक होने के बावजूद भी बहुत दूरी थी। शिव के फोन पर बार बार एक कॉल आ रहा था। उसने मिस्टर अय्यर की ओर देखा। सॉरी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मुझे रिसीव करना होगा। मिस्टर अय्यर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शिव कॉल रिसीव करते हुए उस कैबिन से बाहर निकल गया।
सिद्धि ने अभी अभी जूस का गिलास पका था, लेकिन संजय के हाथ से लगकर जूस का गिलास छलक गया। आई एम रियली सॉरी, ये गलती से हुआ। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ज्यादा खराब नहीं हुई है, मैं साफ कर लूंगी, सिद्धि ने बात संभालते हुए कहा। संजय ने फांसी से सॉरी कहा तो सिद्धि बोली, मैंने कहा न, इसकी फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी वॉशरूम से आती हैं। इतना कहकर सिद्धि कैबिन से बाहर निकल गया। उसका ध्यान अभी भी अपनी साड़ी पर था। शिव अपना हाथ रेलिंग से टिकाए फोन पर बात कर रहा था। सिद्धि ठीक उसके पीछे से गुजरी। शिव कॉल कट कर वापस अपने कैबिन में चला गया। सिद्धि भी चलते चलते रुक गई। न जाने दिल को कैसा आभास हुआ। उसने मुड़कर देखा लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिद्धि चुपचाप आगे बढ़ गई। शिव दरवाजे पर पहुंचकर रुक गया। पता नहीं क्या महसूस हुआ, उसने अपने कदम पीछे लिए लेकिन आसपानी कोई भी जान पहचान का चेहरा नहीं था। उसने अपने ख्यालों को झटका और अंदर चला गया। संजय बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था। उसके सामने बैठी क्लाइंट ने कहा, मैं कितनी ही बार सिद्धि से मिली हूँ, वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए। असल में वो ऐसी ही हैं। वो कहती है आपको देखकर सामने वाला इंसान अपने मन में एक इमेज बना लेता है। वो इमेज सही है या गलत, ये उसकी बातें साबित करती हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम पॉजिटिव है तो सामने वाले को वैसे ही नजर आए। शिव की मीटिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो मिस्टर अय्यर के साथ ही निकल गया। संजय की बात पूरी हुई तो क्लाइंट ने कहा, इस बात में तो कोई शक नहीं, वैसे मुझे निकलना होगा, एक जरूरी अपॉइंटमेंट है। खैर, आपने जो बातें मुझे बताई हैं मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगी। क्लाइंट वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब सिद्धि वहां पहुंची तो उसने पूछा, मिसेज कर्ण कहाँ चली गई? उनकी जरूरी अपॉइंटमेंट थी इसलिए वो चली गई, पर ऐसे कैसे, हमारी तो बात भी पूरी नहीं हुई, कुछ पैटर्न्स तो अभी भी बाकी हैं, सिद्धि ने कहा। तो संजय बोला, मैंने फाइल उनके साथ ही भेज दी हैं, कुछ पैटर्न्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो वो हमसे बात कर लेंगी। वैसे आपने लंच नहीं किया होगा, मैंने ऑर्डर कर दी है, साथ में करते हैं। सिद्धि ने आगे कुछ नहीं कहा। शाम का वक्त, अहमदाबाद इशिता हॉस्पिटल आई हुई थी। तेजस नहीं है जाने से इनकार किया तो उसने उससे बहुत झगड़ा किया और इस बार बिना बताए ही चली आई। मिसेज मल्होत्रा, डॉक्टर रस्तोगी अंदर आपका वेट कर रहे हैं, नर्स ने कहा तो इशिता उसके साथ आगे बढ़ गई। डॉक्टर रस्तोगी केस स्टडी कर रहे थे। इशिता को देखकर उन्होंने पूछा, इफ ही हैं मिसेज मल्होत्रा? इशिता ने हाँ में अपना सिंह हिलाया। डॉक्टर रस्तोगी ने उन्हें बैठने के लिए कहा और उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर पुरानी रिपोर्ट्स मांगी। इशिता ने उन्हें रिपोर्ट्स तो दे दी लेकिन वो अंदर से काफी डरी हुई थी। डॉक्टर रस्तोगी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, आप आराम से बैठिए, डरने की जरूरत नहीं है। वैसे आप अकेली क्यों आई? अपने हस्बैंड को साथ ले आती। जी वो बिजी थी इसलिए मैं अकेली आई। इशिता ने अपना जवाब पहले से ही तैयार रखा हुआ था। डॉक्टर रस्तोगी ने इशिता की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद कहा, आपकी पहली प्रेगनेंसी में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हुई थी, आपका यूटेरस भी काफी हद तक डैमेज हुआ था। इशिता ने कहा, ये 5 साल पहले की बात है, लेकिन अब तो मैं रिकवर कर चुकी हूँ डॉक्टर, फिर मैं कंसीव क्यों नहीं कर सकती? आपका हॉस्पिटल तो आईवीएफ तकनीक का यूज भी करता है, आप उसे क्यों नहीं ट्राई करते? देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया आपका यूटेरस काफी हद तक डैमेज हुआ था, किसी भी तरीके से आप कंसीव करती हैं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं इतनी जल्दी आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता, मुझे अपनी पूरी टीम के साथ डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही मोदी आपको कुछ प्रीफर कर सकता हूँ। इशिता का चेहरा उदास हो गया। तभी डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खुला। उन्होंने जब सामने देखा तो इशिता हैरान रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी तेजस यहाँ आएगा। वो काफी गुस्से में लग रहा था। उसने आते ही इशिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तेजस क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। डॉक्टर रस्तोगी भी ये सब देखकर हैरान हुए। तेजस ने गुस्से से कहा, मुझे बात करनी है तुमसे, अभी के अभी बाहर चलो मेरे साथ। तेजस उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ ले गया।
इशिता जब डॉक्टर के कैबिन से बाहर आई तो उसने तेजस से अपना हाथ छुड़ा लिया। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये बदतमीजी है तेजस। अच्छा ये बदतमीजी है, और तुमने जो किया वो क्या था? मैंने मना किया था न तुम्हें, फिर भी तुम हॉस्पिटल चली आई। तेजस की बातों का जवाब देते हूँ इशिता बोली, हो चली आई तो और क्या करती? तुमने तो आने से साफ मना कर दिया था, इसलिए अकेली चली आई। इशिता तुम बच्चे के पीछे पागल बन रही हो। न तुम्हें खुद की परवाह है न मेरी। तेजस उसे लगभग डांटे जा रहा था, वही इशिता उसकी आंखें भर आई थी। हाँ मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं दिल पर क्या गुजर रही हैं वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम समझ भी नहीं पाओगे। तेजस ने उसकी दोनों बाह पकड़ी और अपनी ओर घुमाकर कहा, हो नहीं समझ सकता क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता इशिता। मैं रह लूंगा बच्चे के बगैर। हमारी ही तरह और भी कितने सारे पेरेंट्स हैं, क्या वो जीते नहीं हैं? वो जी लेते होंगे, लेकिन मैं घुट रही हूँ। तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं। इशिता ने उसका हाथों को झटका और वापस चली गई। तेजस को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। वो भी नीचे चला आया। इससे पहले वो इशिता के पास पहुंचा, वो अपनी गाड़ी में बैठकर निकल चुकी थी। इशिता जब घर पहुंची तो काफी दुखी थी। वो भागती हुई सीढ़ियां चढ़ अपने कमरे में गई। ज्योति ने जब उसे से भागते देखा तो वो भी परेशान हो गई। वो इशिता के कमरे में चली आई। वो बिस्तर पर औंधे मुंह लेटे रो रही थीं। ज्योति इतना तो समझ गई थी कुछ न कुछ जरूर हुआ है। तेजस ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। जैसे ही किसी की दर्द भरी आवाज उसने सुनी तो अपने चेहरे से हाथ हटा लिया। एक प्रेग्नेंट लेडी लेबर पेन की वजह साफ साफ दर्द में थी। तेजस दौड़कर उनके पास गया। उसने हेल्प के लिए आवाजें दी। उस महिला की सिचुएशन काफी क्रिटिकल लग रही थी। फाइनली उसके एडमिट किया गया। नर्स ने तेजस से कहा, क्या आप उनके गार्जियन हैं? जाकर फॉर्म फिल कर दीजिए। पर मैं तेजस आगे कुछ नहीं बोल पाया। वो नर्स भी वहां से जा चुकी थी। ज्योति इशिता के पास चली आई। उन्होंने जब इशिता के सिर पर हाथ फेरा तो इशिता ने चेहरा उठाया। उसने रोते हुए ज्योति को कमर से थाम लिया। इशिता बेटा बात क्या है? कुछ हुआ है क्या? बताओ मुझे क्या हुआ है? मॉम सब खत्म हो गया। तेजस मेरी कभी नहीं सुनता। मैं हॉस्पिटल गई थी। तुम हॉस्पिटल गई थी? तुम अकेले गई थी क्या? ज्योति के इस सवाल पर इशिता ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ क्योंकि उसने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं बिना बताए गई थी। उसने मुझे बहुत डांटा। ही हट्स मी। इशिता को रोते देख ज्योति बोली, शांत हो जाओ। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। इशिता तुम दोनों किसी बच्चे को एडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? उस बच्चे को माँ बाप का प्यार भी मिल जाएगा और तुम दोनों को बच्चे की खुशी भी। इशिता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, आप गलत नहीं हैं मॉम, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरी कोख से जन्म ले। कोख किसी की भी हो, संभालती तो माँ ही है ना। तुम्हें मैंने शायद एक बात नहीं बताई, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। तेजस को मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया। इशिता ने हैरान भरी नजरों से ज्योति की ओर देखा। ज्योति आगे बोली, ये सच है कि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत गहरा है। मॉम आप ये क्या कह रही हैं? इशिता अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। ज्योति वही उसके नजदीक बैठ गई। मेरी शादी के 5 साल बाद भी मेरी कोख खाली थी। डॉक्टर ने कहा मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तेजस को उसके डैड घर लेकर आए थे। उसने आते ही हमारी जिंदगी में रंग भर दिए। उसके आने के कुछ सालों बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। यूँ समझूं कि मेरी जिंदगी में खुशियों की वजह तेजस है। ये बात मैंने अपने बेटे को नहीं बताई और नहीं कभी बताऊंगी। इशिता समझ नहीं पा रही थी आखिर वो क्या कहे। शिव उसी पार्क में खड़ा था जहां उसकी मुलाकात शक्ति से हुई थी। पता नहीं कौन ही बात थी जो उसे यहाँ तक खींच लाई। शक्ति जब वहां पहुंचा तो उसके दोस्तों ने उसे शिव की ओर देखने को कहा। शिव कल के मुकाबले बेहद अलग लग रहा था। क्यों नहीं उसने शेविंग जो की हुई थी। शक्ति भी 1 मिनट के लिए उसे देखता रह गया। उसने अपने दोस्तों को बॉल पकड़ने के लिए कहा और भागकर शिव के पास चला आया। वाओ अब आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं फ्रेंड, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया।
शिव ने मुस्कुराकर कहा, तुम बातें बनाना बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हें नहीं लगता आज तुम देर से आए हो? नहीं, मैं तो हमेशा इसी टाइम पर आता हूँ। शायद आप जल्दी आए हैं। शक्ति ने उसकी सच्चाई सामने लाकर रख दी, जिसे शिव एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। शक्ति के दोस्तों ने उसे आवाज लगाई तो उसने जाने से मना कर दिया। शिव ने पूछा, तुम्हें अपने दोस्तों के सिर खेलना नहीं है? नहीं, मुझे आपके साथ खेलना है। आपको वीडियो गेम खेलना आता है? शक्ति के इस सवाल पर शिव ने हाँ कहा। शक्ति ने फटाफट से अपना बैग खोला और फोन निकाला। शिव ने पूछा, ये तुम्हारा फोन है? हाँ। मॉम मुझे बस कभी कभी चलाने के लिए देती हैं। मैं लैपटॉप पर भी सिर्फ 1 घंटे के लिए इंटरनेट यूज कर सकता हूँ। आज मैं उन्हें बिना बताए ही इसे ले आया। शक्ति की बातें सुन शिव ने पूछा, मॉम को बिना बताए ले आए? ये तो गलत बात है। तुम्हारे मॉम डैड नाराज होंगे तुमसे। शक्ति का चेहरा उदास हो गया। एक पल के लिए शिव भी उसकी वजह नहीं समझ पाया। शिव ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा फेस इतना सैड क्यों लग रहा है? मेरे डैड नहीं है, शक्ति ने कहा। शिव को ये सुनकर दुख हुआ। उसने मन में कहा, मुझे बिना सोचे समझे कुछ न भी कहना चाहिए था। इसकी मॉम पर तो काफी जिम्मेदारियां होंगी। शिव ने शक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई एम सॉरी। चलो फिर गेम खेलते हैं। शक्ति उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। दोनों का वक्त काफी अच्छा बीत रहा था। नो डाउट शिव उससे हार गया। उसके मुकाबले शक्ति काफी एनर्जेटिक और फास्ट था। शक्ति ने अपने बैग से टिफिन बॉक्स खोला और शिव की ओर बढ़ाकर कहा, इसे खा लीजिए, आपको एनर्जी मिलेगी। मेरी मॉम ने बनाया। आपको एनर्जी नहीं मिलेगी तो मैं आपको हराऊंगा कैसे? शक्ति की बातें भी उसी की तरह थी। शिव ने उसका टिफिन खाया तो आंखें एकदम से कुछ सोचने लगी। मानो चेहरे के आगे फिर वही दुपट्टा लहरा रहा हो जो अब सिर्फ याद बन चुका था। भले 7 साल गुजर गए हो, लेकिन सिद्धि के हाथ का टेस्ट वो अब तक नहीं भूल पाया था। शक्ति ने उसे हिलाते हुए कहा, आप रुक क्यों गए? क्या आपको अच्छा नहीं लगा? शिव ने झूठी मुस्कुराहट बिखेरकर कहा, बहुत अच्छा है। तुम्हारी मॉम ने सचमुच बहुत अच्छा बनाया है। शी इज कुकिंग एक्सपर्ट। वो सब कुछ अच्छा बनाती हैं, पर मुझे भिंडी नहीं पसंद। शिव ने उसके सिर पर हाथ फेरकर कहा, भिंडी तो मुझे भी नहीं पसंद। शक्ति ये सुनकर काफी खुश हुआ। उसने शिव की ओर देखकर कहा, हमारी बहुत सी चीजें सिमिलर हैं, इसलिए हम लोग परफेक्ट दोस्त बनेंगे। शिव को उसकी हर एक बात अच्छी लग रही थी। वहीं दूसरी तरह डिलीवरी रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर निकला। तेजस अभी भी हॉस्पिटल में ही रुका हुआ था। उसने डॉक्टर को आते देखा तो सवाल किया, अब वो लेडी कैसी होगी डॉक्टर? क्या आप उनके हस्बैंड हैं? डॉक्टर ने पूछा तो तेजस ने नमे सिर हिलाया। नहीं, मुझे वो हॉस्पिटल के दरवाजे पर मिली थी, इसलिए मैं उन्हें अंदर ले आया। मैंने अपने आदमी से कहकर पता लगाने की कोशिश की है उनके फैमिली मेंबर कौन हैं। जब तक वो वहाँ नहीं आते मैं यहीं रुकूंगा। वो ठीक तो है ना? डिलीवरी काफी मुश्किल थी। सी सेक्शन करके हमने बच्चे को बाहर निकला। वो लेडी सर्वाइव नहीं कर पाई। बच्चे को अभी हमने ऑब्जर्वेशन रूम में रखा है क्योंकि वो बहुत कमजोर हैं। यूँ समझिए कि वो अभी भी डेंजर में हैं। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी की और वहाँ से चले गए। ये सब सुनकर तेजस को हैरानी भी हुई और बहुत दुख भी। अभी अभी तो उस बच्चे ने जन्म लिया है और उसकी माँ भी चल बसी। कुछ देर बाद उसे बच्चे को दूर से देखने को परमिशन मिली। कांच की दीवार के बाहर उसने उस बच्चे को मशीनों से घिरा हुआ देखा। ये पहली बार नहीं था। तेजस ने अपने बच्चे को भी इसी तरह दम तोते देखा था। ये सब देखकर उसकी आंखें छलक गई। उसकी सांसें भी बढ़ गई थी। बार बार वो दिन उसकी आंखों के सामने तैरने लगता। रात भी ज्यादा हो चुकी थी। इशिता कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। तेजस और उसके बीच हॉस्पिटल में जो भी हुआ वो उसे लेकर परेशान थी। कहीं न कहीं वो तेजस पर बहुत नाराज हुई थी। अब उसे इसी बात का अफसोस था। इशिता बार बार उसका नंबर डायल करने की कोशिश करती, लेकिन फिर जल्द ही अपने हाथ पीछे खींच लेती। बड़ी कोशिश के बाद उसने तेजस का नंबर डायल किया। वहीं तेजस अभी भी काफी परेशान था। उसने किसी का भी फोन अटेंड नहीं किया। इशिता का नंबर देखकर उसने कॉल कट कर दिया।
वो इस वक्त किसी से भी बात करने की हालत में नहीं था। कॉल कट होते ही इशिता ने हैरानी है अपने फोन को देखा। तुम मुझसे इतना गुस्सा हो कि अब तुम मेरा कॉल भी नहीं उठाओगे। रात का वक्त सिद्धि का घर। सिद्धि इस वक्त ऑफिस का काम कर रही थी। शक्ति अभी अभी नीचे आया था। वो सिद्धि के पास आकर बैठ गया। सिद्धि ने जब उसे अपने पास देखा तो मुस्कुरा दी। वो कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए बोली, होमवर्क कर लिया तुमने? हाँ, सारा होमवर्क फिनिश कर लिया मैंने, शक्ति ने कहा। और कल के लिए रिवीजन? वो भी हो गया। सिद्धि इस बात को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहती। शक्ति को जो काम दिया जाता वो उन्हें वक्त पर पूरा करता था। शक्ति ने पूछा, मेरे डैड कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही सिद्धि के काम करते हुए हाथ रुक गए। उसके हाथ कांपने लगे थे। लंबे वक्त बाद शक्ति ने उससे ये सवाल पूछा। सिद्धि उसे टालते हुए बोला, मॉम को बुलाने सारा काम करना है, इसलिए मुझे परेशान मत करो, जाओ जाकर सो जाओ। आप मुझे फिर से भगा रही हैं, सबके पास डैड हैं, मेरे पास क्यों नहीं हैं? शक्ति ने फिर से अपना सवाल दोहराया। सिद्धि के लिए ये सवाल गुस्सा दिलाने वाला था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, शक्ति अपने कमरे में जाओ। मेरा काम गलत हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जब तक आप नहीं बताएंगी मैं नहीं जाऊंगा। मुझे जानना है मेरे डैड कौन है, कहाँ हैं? शक्ति की जिद के आगे सिद्धि अपने गुस्से को रोक नहीं पाई और उसने शक्ति को एक थप्पड़ लगा दिया। वहीं बाहर हो रहे शोर को सुनकर अनिकेत और कृतिका भी बाहर चले आए। सिद्धि ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती कि मैं काम कर रही हूँ? तुम क्यों नहीं मानते मेरी बात? शक्ति एक पल के लिए सिद्धि के गुस्से से डर गया। वो भागकर वहां से दूर चला गया। कृतिका दौड़कर सिद्धि के पास चली आई। क्या हुआ, तुम्हें इतने गुस्से से क्यों डांटा तुमने उसे? सिद्धि ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। वो रोने लगी। मैं शक्ति को देखकर आता हूँ, ते बोल अनिकेत बाहर चला गया। कृतिका ने सिद्धि को संभालने की कोशिश की। क्या बात है, बताओ तो सही, ऐसी कौन सी जिद की उसने जो तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? तो और क्या करती, मैं भी थक गई हूँ इन सवालों से। वो पूछ रहा था उसके डैड कौन है, मैं क्या बोलूँ उससे? वो एक रेपिस्ट की औलाद हैं जिससे भागकर मैं यहाँ आकर छिप क्या क्या जवानी दूँ मैं उसे, तुम ही बताओ। सिद्धि बच्चा है वो, उसके लिए ये सब समझना बहुत मुश्किल है। तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए। ऐसे मारने से किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं निकलता। देखो वो इतनी सी उम्र में बहुत कुछ सह रहा है। तुमसे या फिर मुझसे वो कुछ नहीं कहता। वेदू ने बताया, मुझे स्कूल में बच्चे उसे बुली करते हैं, उसके डैड के बारे में पूछते हैं। हम अपनी तकलीफों को तरजीह देते हैं पर बच्चों की बात भी तो सुननी चाहिए ना। तुम ही बताओ कृतिका, मैं क्या कहूँ उससे? वो इस दुनिया में है या नहीं है? वो कैसे दिखते थे? नाम क्या था? कोई तस्वीर तो होगी। एक सवाल हो तो जवाब दो ना, अनगिनत सवालों की झड़ी लग जाती हैं। तुम ही बताओ क्या कहूँ? सिद्धि, अब भी वक्त नहीं बीता है, मेरी मानो तो एक नई शुरुआत करो, दोबारा शादी करने के बारे में सोचो। कृतिका की इस बात पर सिद्धि फीका मुस्कुराई। क्यों मेरी हालत का मजाक उड़ा रही हो? मुझ जैसू औरत पर सिर्फ दया की जा सकती है, कोई घर नहीं बसा सकता। मेरे बस का नहीं है दोबारा शादी करके नई जिम्मेदारियां संभाल सकूं। दूसरों को भी धोखा दूंगी और अपने आप को भी। मैं अपने बेटे को अकेले पाल लूंगी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी। अपनी बात पूरी कर सिद्धि उठकर वहां से चली गई। कृतिका परेशान होकर वहीं बैठी रही। अनिकेत ने बाहर हर जगह देखा लेकिन समझ नहीं पा रहे थे आखिर वो गया कहाँ। उन्होंने सड़क से गुजर रहे लोगों से पूछा। इधर शक्ति लकड़ी के बने ब्रिज पर चुपचाप खड़ा होकर आसमान की ओर देख रहा था। घर से भागकर वो यहाँ चला आया, किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वहीं कुछ दूरी पर शिव की गाड़ी रुकी हुई थी। उसने अभी अभी अपने पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकाला, जैसे ही लाइटर से जलाने लगा उसे पुल पर कोई खड़ा नजर आया। उसे तो लगा शायद वो यहाँ अकेला है। शिव ने लाइटर बुझा दी। वो पुल की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं मालूम था वहाँ कोई बच्चा है। शिव ने पूछा, कौन हो तुम? शिव की आवाज सुन शक्ति ने पीछे मुड़कर देखा। शिव भी उसे वहां देख हैरान हुआ। शक्ति,
तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? शिव जब उसके नजदीक पहुंचा तो उसने महसूस किया वो रो रहा था। शिव घुटनों के बल नीचे बैठा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे। मॉम ने मुझे मारा, इसलिए मैं गुस्से में यहाँ चला आया। शक्ति ने कहा तो शिव बोला, मॉम ने गुस्से में मारा होगा।